नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते की तरह आज भी हम एक खास पेशकश लेकर आए हैं जहां पर आपके पैसों का ख्याल रखेंगे और आपको देंगे एक नई निवेश रणनीति आपके आर्थिक सपनों के लिए। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्या आपने म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में निवेश किया है? अगर हां तो आपको एनएवी के बारे में जानना क्यों है जरूरी, आज बताएगा मनी मंत्रा। इंटरनेशनल फंड्स में निवेश पर सेबी ने लगाई रोक, निवेशकों को अब क्या करना चाहिए, जानिए मनी मंत्रा से। इसके अलावा क्या बजट के बाद इंफ्रा सेक्टर फंड्स में निवेश है फायदेमंद? आज मनी मंत्रा के एक्सपर्ट से जानिए क्या है उनकी सलाह। और अगर आप मनी मंत्रा पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या लोन या क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल हो, अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर। आप चाहें तो अपने सवाल का वीडियो बनाकर भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके वीडियो हम टीवी पर दिखाएंगे और आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। वीडियो हम टीवी पर दिखाएंगे और आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। चलिए करते हैं शो की शुरुआत, जहां पर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत तुर्की और साथ ही बोनांजा पोर्टफोलियो के वीपी अश्विन गोयल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हम 3 बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो कि आपके निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े हुए हैं। बहुत बारीकी का एक मुद्दा है जिससे मैं शुरुआत करना चाहती हूं हेमंत जी, वो है अपने म्यूचुअल फंड की एनएवी को समझना। बहुत निवेशक हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स को लेकर चाहे जितनी भी समझ रखते हो, लेकिन एनएवी अगर ऊपर नीचे जाती है तो उनका बीपी भी ऊपर नीचे होता रहता है। आज मैं चाहती हूं कि एक तो एनएवी क्या है वो हम इन्हें समझाएं, और दूसरा एनएवी में जिस तरह का बदलाव आप देखते हैं उस तरह का बदलाव अगर आप स्टॉक प्राइस में देखते हैं तो जो हालत स्टॉक प्राइस के बदलते हुए होती है वो एनएवी के बदलने से नहीं होनी चाहिए। ये हम क्यों कहते हैं, क्यों समझाते हैं, ये भी बताना होगा निवेशकों को, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अलग जरिया है निवेश का, जहां पर क्लियरली आप स्टॉक मार्केट में छोटा नजरिया लेकर अगर चलते हैं तो यहां लेकर नहीं चलना चाहिए। खैर, इस पर हम विस्तार से बाद में बात करेंगे, लेकिन हेमंत जी एनएवी क्या होती है ये बताएं। देखिए कविता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में। तो अगर आप जानना चाहते हो कि जो आपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में की है उसकी करंट वैल्यू क्या है, तो वो आपको पता चलती है एनएवी से, यानी नेट एसेट वैल्यू से। तो इसका एक फॉर्मूला है, सेबी ने एक फॉर्मूला प्रिस्क्राइब किया जो सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको ये फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आपकी फंड की जो एसेट्स हैं उसमें से लायबिलिटीज को घटाते हैं और उसको जो नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि फंड के अंदर एसेट्स क्या है। फंड के अंदर एसेट्स हैं जो आप पैसा लगाते हैं, उससे जो पोर्टफोलियो बनता है उनकी जो करंट मार्केट वैल्यू है वो एसेट्स होती हैं। लायबिलिटीज वो हैं, जैसे म्यूचुअल फंड जब आपके फंड मैनेज करते हैं तो वो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उनकी मैनेजमेंट फीस आती है, ब्रोकरेज आती है, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन है। वो एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें से उनको कम किया जाता है और जितने भी यूनिट्स आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं उससे उसको डिवाइड किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी दिन आप देखना चाहें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में उसकी करंट वैल्यू क्या है, तो वो एनएवी आपको बताता है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एनएवी में जो मूवमेंट होती है, क्योंकि हर दिन शाम को वो एनएवी जो है वो अपडेट की जाती है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो जो आपकी जब भी आप एनएवी देखते हैं तो वो एकदम करंट होती है और वो आपको बताती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करंट वैल्यू की, तो जैसे जैसे मार्केट में जो बदलाव आता है दिन में उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हमारे पोर्टफोलियो हमें अपनी एनएवी के ऊपर दिखता है। और इसलिए हम देखते हैं कि एनएवी के अंदर मूवमेंट है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो एनएवी ऊपर जाता है, और जब वॉलेटाइल होता है तो काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो आई थिंक ये एनएवी और किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट एक फॉर्मूला है। सेबी ने जो फॉर्मूला बनाया है वो सारे म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करना पड़ता है, जो बहुत बड़ी चीज है इन्वेस्टर्स के लिए जानने के लिए। जो सिक्योरिटीज का जो वैल्यूएशन होता है
उसके भी जो रूल्स रेगुलेशन जो है वो सेबी ने बनाए हैं। कितने एक्सपेंसिव फंड आपको चार्ज कर सकता है वो भी सेबी ने उसके अंदर लिमिट लगाई है। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड अपनी मर्जी से कितना भी पैसा आपके मैनेज कर रहे हैं, वो उनकी कितनी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होती है उसके हिसाब से एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला है, यानी आप 100% एनईवी के ऊपर रिलाय कर सकते हैं कि हाँ, आज के दिन में मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सही मायने में वैल्यू क्या है। जब ऊपर नीचे होती है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, घबराहट होती है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी है, हर दिन आपको पता चलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, लेकिन आपको हर दिन उसके हिसाब से कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। कुछ हर रोज एनएवी अगर आप देखेंगे, हर दिन अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको एंग्जाइटी लेके आएगा। आपको ये कंफर्ट होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर कि आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही है, करंट है, लेकिन उसके हिसाब से आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि हम जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, स्पेशली अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप अपना टाइम होराइजन डिफाइन करके चलते हैं तो आपको पता है कितना समय हमारे पास वॉलेटिलिटी होने के बावजूद भी आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन उसके ऊपर हमें हर दिन देखे कुछ भी फैसला करने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी है कि जब बाजार गिरता है या चढ़ता है अचिन, तो एनएवी में बदलाव कैसे होता है, किस प्रकार से बढ़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक तो स्टॉक होता नहीं है, कई सारे स्टॉक होते हैं। तो जो एनएवी में उतार चढ़ाव हम देखते हैं, जो बोलते हैं कि एनएवी इतनी गिर गई या इतनी चढ़ गई है, वो किस तरह से होता है और कितना इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट की चाल का एनएवी पर दिखता है और वो आगे चलकर आपकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालता है? कविता, जैसे हेमंत ने बताया, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे स्टॉक्स में निवेश करता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड अगर हम देखेंगे, इक्विटी का म्यूचुअल फंड है तो तकरीबन 40 या 50 स्टॉक्स में निवेश किया होगा एट अ डिफरेंट वेटेज। हर एक स्टॉक का अपना अलग वेटेज होगा। तो जितना भी वो स्टॉक प्राइस ड्यूरिंग द डे गिरा है, राइट, या जो उसमें कुछ बदलाव आया है, उस हिसाब से उस एक्सटेंट तक जितना उनका वेटेज है, हमारी एनईवी में गिरावट या चढ़ाव आएगा। अगर सपोज मार्केट गिरा है 1% से, तो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो अलग प्रोपोर्शन से गिरे होंगे। तो उनको अगर हम वेटेड एवरेज करेंगे, जितना उनका स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में वेटेज है, उसके फॉल के बाद एक्सपेंसेस का जो कंपोनेंट है वो भी ऐड होगा उसमें। तो अगर मार्केट गिरा 1% और हम मान के चल रहे थे डिस्कशन के लिए कि सारे स्टॉक में 1% गिरे हैं, जो एनईवी में गिरावट आएगी वो 1% से थोड़ी सी ज्यादा गिरावट आएगी, क्योंकि उसमें एक एक्सपेंस का कंपोनेंट, जिसमें काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी ऐड होगा। एक जो मिसकंसेप्शन है कविता, मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि इस फंड का एनईवी बड़ा है तो ये अच्छा है, और इस फंड का एनईवी कम है तो ये अच्छा नहीं है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो आमतौर जो है म्यूचुअल फंड के निवेशकों में रहता है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड की एनईवी की वैल्यू से उसकी परफॉर्मेंस का कोई लिंक नहीं है। तो जब भी हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें एनईवी को एक टूल की तरह यूज करना चाहिए, उसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स, और एनईवी से कुछ चीजें डिराइव होती हैं जिनसे हमें एक म्यूचुअल फंड के बारे में पता चलता है उसका रिस्क क्या है। कुछ रेशियोज अगर हम देखते हैं, जैसे शार्प रेशियोज हो गया या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, हमें चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो एनईवी के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो एनईवी, नेट एसेट वैल्यू, हेमंत जी ऑलरेडी बता चुके हैं। बट हमारा जो मिसकंसेप्शन है कि इसकी एनईवी 300 है या इसकी एनईवी 50 है, तो क्या ये मेरा फंड अच्छा है बुरा है, उससे उसका कोई लिंक नहीं है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, आईसीआईसीआई पोटेंशियल ब्लू चिप फंड है जिसकी एनईवी 66 है, बट उसका एयूएम अगर हम देखेंगे तो 31,000 करोड़ है। और कोटक ब्लू चिप फंड है जिसकी एनईवी जो है 376 है, बट एयूएम 3700 करोड़ के आसपास है। और अगर हमें सबको पता है कि जो भी म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है, जब एनएफओ आता है तो 10 की एनईवी पे लॉन्च होता है। तो एक चीज जो हम समझ सकते हैं कि अगर एनईवी ज्यादा बड़ी है किसी भी म्यूचुअल फंड की, उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है जिसकी वजह से एनईवी में काफी फास्ट ग्रोथ हुई है, या फिर वो फंड जो है काफी पुराना है। तो इसी एग्जांपल को लेते हुए कोटक जो फंड है वो 1998 का है, इसके लिए उसकी एनईवी आपको 376 दिखेगी। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड जो है दिसंबर 2012 का है। जस्ट एक मैंने मिसकंसेप्शन के बारे में कविता बताया जो म्यूचुअल फंड के निवेशकों को आमतौर पर रहता भी है। क्या इसका मतलब ये है, अच्छा परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर एनईवी गिरती है तो मुझे अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, क्या ये फैसला मैं ले सकती हूँ? हेमंत जी? देखिए कविता, नहीं, देखिए एक चीज हमें समझना है, जैसा भी बात कर रहे थे हम लोग, कि जैसे जैसे मार्केट का मूवमेंट होगा वो इम्पैक्ट आपको सीधा
एनएवी के ऊपर दिखेगा। इसका मतलब ये कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आपकी एनएवी भी नीचे जाएगी। बट ऑफकोर्स जैसा हमने बात की कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, अगर एक फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और जो स्टॉक्स हैं वो बात करते हैं, जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप इंडेक्स के बाहर जाएंगे तो इम्पैक्ट अलग अलग लेवल का मिलता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम कहें कि मार्केट मान लीजिए एनएवी नीचे जा रही है तो क्या वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? देखिए वो होगी एक तरीके से मार्केट टाइमिंग कि अगर एनएवी गिर रही है तो चलिए एक अच्छा मौका है, इसको इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है किस कारण से मार्केट गिर रही है, कितना मार्केट गिर रही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी के लिए भी मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। हाँ, अगर जेन्युइनली अगर मार्केट एक करेक्शन फेज में है और आपके पास लॉन्ग टर्म एलोकेशन का पैसा है कि आप इक्विटी में लगाएं, आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी है और जो पैसा आप लगाने का सोच रहे हैं वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज के मुकाबले में बहुत बड़ा प्रोपोर्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप लगा सकते हैं। लेकिन इसको मौका समझ के वो शॉर्ट टर्म पैसा अगर उसमें लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही रिस्की होगा। और जैसा हम जानते हैं कि मार्केट टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट बेस्ट ऑफ फंड मैनेजर भी मार्केट टाइमिंग नहीं कर पाते हैं, तो एज एन इन्वेस्टर कभी भी वो कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब भी मार्केट में गिरावट हो, आपके पास लॉन्ग टर्म का पैसा हो, तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। पर जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो कितना प्रोपोर्शन है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, बजाय इसके कि सिर्फ हर बार जब मार्केट गिरे उसको आप मौका समझ के उसमें पैसा लगाएं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही तर्क होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अचिन, कई बार हम ये भी देखते हैं कि अब मार्केट सस्ता है, महंगा है, इस वाली बात में जब निवेशक फंस जाते हैं ना, तो जब उनको लगता है कि अच्छा एनएवी गिरी हुई है, मतलब ये फंड की कॉस्ट सस्ती है फिलहाल, इसमें अगर मैं पैसे डालूं तो मुझे ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। लेकिन बाकी अगर हम देखें, अगर एनएवी कम है और अगर आपको निवेश करना है, अगर आप शुरुआत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो आपको ज्यादा यूनिट्स ही मिलेंगे। इस सोच में कहीं कोई गलती तो है नहीं। तो अगर गिरता है बाजार तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों ना बढ़ाऊं, या एनएवी अगर कम सस्ती दिखाई दे रही है, फंड अगर सस्ता दिखाई दे रहा है, जो कि एनएवी की तर्ज पे लोग समझते हैं, तो निवेश बढ़ाने को पीछे क्या तर्क गलत है? कविता, देखिए इसमें जैसे हमने बताया कि जब मार्केट गिरता है एनएवी तभी गिरेगी। अब मार्केट गिरने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि वो क्यों गिर रहा है। अगर निवेशक जो है वो लंबे नजरिए के लिए निवेश कर रहा है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन एग्जांपल के तौर पे सपोज इन्फोसिस एक ब्लू चिप स्टॉक है, मुझे इन्वेस्ट करना है। आज इन्फोसिस 6-7% नीचे गिरता है, तो मुझे एक विश्वास है कि नहीं, इन्फोसिस जो है लंबे नजरिए के लिए अच्छा स्टॉक है और मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता हूँ। आज अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं डेफिनेटली कुछ एक्सपोजर इन्फोसिस में लूंगा। तो मेरी राय ऐसी रहेगी कि जब भी बाजार गिरता है, अगर आपके पास कुछ पोर्शन है तो आप डेफिनेटली ब्लू चिप फंड्स में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे अच्छे स्टॉक्स एक कम रेट पे मिल रहे हैं और आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं। बट ये मत समझिएगा क्योंकि आपने आज बाय कर लिया है गिरी हुई एनएवी तो कल वो नहीं गिर सकता। डेफिनेटली अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो हो सकता है वो कल भी उसमें गिरावट आए, परसों भी उसमें गिरावट आए और आप बॉटम फिशिंग ना कर पाए। पर अगर आपका नजरिया लंबा है तो गिरी हुई एनएवी में इन्वेस्ट करने का आपको फायदा होगा। तो मेरा व्यू इस तरह से है इसमें कि डेफिनेटली आप करिए, सारा का सारा पैसा भी मत डालिए। ट्रेंड को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि मार्केट में और भी फॉल आ सकता है। तो एक तरीका ऐसा हो सकता है कि आपके पास अगर निवेश करने के लिए 100 रुपए हैं, उसको 4 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं ताकि जब भी गिरे आप 25-25 भाग निवेश करें। चलिए, तो यहाँ पर समझाइश वाली बात यह है कि आप किसी भी फंड में जब निवेश करने का निर्णय लें तो आप कम से कम एनएवी को देखकर तो ना ही निवेश करें। हाँ, लेकिन आप उसको ट्रैक जरूर कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अपनी फंड की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करना है। अगले मुद्दे पर आते हैं, जहां पर इंटरनेशनल निवेश को लेकर म्यूचुअल फंड्स पर रोक लगा दी गई है। अब ये जो रोक लगाई गई है इसको हम समझाएंगे विस्तार से निवेशकों को, लेकिन पहले जो खबर है वो बता देते हैं। लगभग 65 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करती हैं और इसमें से कंप्लीट इंटरनेशनल फंड्स भी हैं जो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करते हैं। बहुत सारी डाइवर्सिफाइड स्कीम्स भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करती हैं। अब यहां पर सेबी ने जो है वो रोक लगा दी है। क्या रोक लगाई है आप बताएं हमें हेमंत जी। लेकिन उससे पहले जिन फंड्स की मैं बात कर रही हूं उसमें साफ तौर से पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी फंड है, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है और कई सारे ईटीएफ्स हैं जो कि हाल ही में लॉन्च हुए हैं जो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर केंद्रित है। यहां पर एक पर्टिकुलर लिमिट है जिसके आगे म्यूचुअल फंड्स निवेश नहीं कर सकते हैं और उस लिमिट के क्रॉस हो जाते ही इन्हें अपना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश रोक देना है। क्या है वो लिमिट और किस फंड हाउस ने कितनी वो लिमिट को क्रॉस कर दिया है, हेमंत जी बताएं जरा। कविता, आपने बिल्कुल सही कहा। सेबी ने कहा है कि जितने भी इंटरनेशनल फंड्स हैं, स्पेशली जो फंड्स एक्टिवली मैनेज हैं, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं,
उनके ऊपर रोक लगाई है कि आप फ्रेश पैसा नहीं ले सकते। उसका कारण यह है कि ओवरऑल इंडस्ट्री की एक लिमिट बनाई गई थी $7 बिलियन, जो करीब आई थिंक 2008 के अंदर बनाई गई थी। वो काफी समय पहले बनाई थी। तो वो जो लिमिट है वो ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाले थे। उससे पहले सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को कहा, एमपी को कहा, और उसके अंदर जो है जो फ्रेश सेल्स जो है उसको बंद किया गया। तो जो लिमिट थी वो $7 बिलियन की थी। ईटीएफ की जो लिमिट है वो $1 बिलियन अलग से लिमिट है, और पर म्यूचुअल फंड की जो लिमिट है वो $1 बिलियन के कोई भी म्यूचुअल फंड जो है $1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट इंडस्ट्री की जो ओवरऑल जो लिमिट है वो 7 बिलियन थी। मेरा ये मानना है कि क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो है फ्रेश सेल्स नहीं हो रही है, अगर आप एज एन इन्वेस्टर है, जैसे आपने कुछ फंड्स की बात भी की, देखिए दो तरह के फंड है। प्योर इंटरनेशनल फंड्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे फंड्स भी हैं, मैं ईटीएफ की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी फंड्स की बात कर रहा हूं। ऐसे फंड्स भी हैं जो डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा जो है एयूएम का वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन फंड्स के अंदर जो फ्रेश सेल जो है वो अभी अलाउड नहीं है, तो वो अपना पैसा वो नहीं ले रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा कि लिमिट को बढ़ाया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि जब आई थिंक ये लिमिट आई थी, तब इंडस्ट्री का जो एयूएम था करीब सिर्फ 5 लाख करोड़ था। उससे तो कहीं हम 7 गुना या 7.5 गुना बढ़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस लिमिट को बढ़ाने की जरूरत है। और आई थिंक पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन में काफी लोगों का इंटरेस्ट रहा है, इन्वेस्टर्स ने पैसा डालना शुरू किया है, अच्छे रिटर्न्स भी लिए हैं। और आई थिंक ये समझ में आया कि जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह का इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात है, मुझे लगता है जैसे इंडस्ट्री का साइज ग्रो हुआ है, कुछ ही समय में इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। और ये जो फंड जिन्होंने अभी रोक लगाई है वो फिर से फ्रेश पैसा लेना शुरू करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, साथ ही अगर हम इंटरनेशनल फंड कैटेगरी की एयूएम को देखें ना, तो वो लगभग 2019 के 3,688 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2021 में 39,658 पर पहुंच गई है। तो यहाँ पर बेतहाशा बढ़त। और ये जो स्कीम्स है ना, ये केवल यूएस के बाजारों में निवेश नहीं करती हैं, जापान, ब्राजील और तमाम तरह के जो उभरते हुए बाजार है, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यूरोपियन मार्केट्स हैं, उनमें भी निवेश करती हैं। अब मुझे ये बताएं, लिमिट कब बढ़ाएगी सेबी? इंडस्ट्री की मांग तो है, खैर इसको बढ़ा दिया जाए क्योंकि निवेशकों का रुझान भी है, और साथ ही एएमसी को अपना फायदा भी इसमें दिखाई दे रहा है साफ तौर से। सवाल यहां पर यह है कि अब अगर मेरी एसआईपी चल रही है तो मैं क्या करूं? अगर एसआईपी चल रही है तो वो तो खैर चलती रहेगी, लेकिन किसी को अगर लमसम निवेश करना है तो वो क्या करे? इसके अलावा और क्या विकल्प है, इस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन फिलहाल मौजूदा निवेशक क्या करे? कविता, जैसे डिस्कशन चल रहा है अभी कि जो मौजूदा निवेशक हैं जिनकी फ्रेश लमसम तो आप नहीं कर सकते, वो तो क्लियर है, और जिनकी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है वो अभी कुछ टाइम तक चलेगी जब तक वो एग्जैक्ट लिमिट बीच नहीं हो जाती है $7 बिलियन की। तो कुछ फंड्स है जिनकी अभी तक एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। मेरा मानना ऐसा है, से 2008 में $7 बिलियन की लिमिट है डिसाइड की थी। उस समय जो एयूएम था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो अराउंड 5 लाख करोड़ था, और अगर हम बोलते हैं जो फॉरेन इंडिया रिजर्व थे हमारे एफएक्स के, वो $309 बिलियन थे। आज जब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो म्यूचुअल फंड का यूएम है अराउंड 37 लाख करोड़ है, और $634 बिलियन के आसपास हमारे फॉरेक्स रिजर्व है। डेफिनेटली लिमिट जब 2008 में सेट की थी तो लिमिट बढ़नी चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। मुद्दा यह है कि कब बढ़ेगी। तो मेरा मानना यह है क्योंकि जल्दी ही बढ़नी चाहिए, और निवेशकों को हमें जो बाहर के ग्रोथ स्टोरी है, जैसे आज हमने देखा है गूगल है या फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, बहुत सारी कंपनीज वहां पे लिस्ट हो रही है, सेल्सफोर्स है। और ये तो खाली हम यूएस बाजार की बात कर रहे हैं, काफी सारे अदर बाजार जैसे जापान है और ब्राजील है। इमर्जिंग मार्केट अगर हम देखते हैं तो इंडिया का वेटेज तो आई थिंक 10 से 11% है। तो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में जो ग्रोथ है वो भी काफी फास्ट है। तो डेफिनेटली आई थिंक निवेशकों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे हैं अभी थोड़े टाइम के लिए। बट अगर अभी किसी को निवेश करना है तो एक ईटीएफ का जरिया है जो अभी भी ओपन है। उसकी जो लिमिट है वो $1 बिलियन की एडिशनल है अपार्ट फ्रॉम $7 बिलियन। तो अभी कुछ समय के लिए आप ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं निवेश, या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक में एक्सपोजर ले सकते हैं। वो भी गिफ्ट सिटी के थ्रू जो है बीएससी का भी पोर्टल है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। तो अगर किसी को करना है अभी, बट थोड़े समय तक अगर हम शांति रखते हैं तो डेफिनेटली इसकी लिमिट बढ़ जानी चाहिए।
आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए इंडिया की जो वेटेज है, अगर हम एमएससीआई ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स में देखें तो 3% से भी कम है, और अगर हम एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में देखें 12.5% के आसपास की वेटेज है। तो यहाँ पर साफ तौर से एक इन्वेस्टेबल मार्केट भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा खुला हुआ तो है। अब सवाल ये है कि अब मौजूदा हालात में तो ये विकल्प बंद हो रखा है हेमंत जी। अब अगर किसी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पोजीशन बनानी ही हो, लेनी ही हो, तो रास्ता क्या अपनाएं? कभी तो देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि कुछ समय की बात है, ये लिमिट बढ़नी चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं या तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे थे, लमसम इन्वेस्ट कर रहे थे, या अभी फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो जनरली आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल को देखते हैं जो डाइवर्सिफाइड हो बाय नेचर। अभी भी क्योंकि जो लिमिट थी वो म्यूचुअल फंड्स के लिए थी, अभी एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर अभी भी आपके पास लिमिट है, जो LRS लिमिट जो बोलते हैं हम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम थ्रू RBI, वो आपके पास अवेलेबल है। लेकिन हमें समझना होगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो। अपने देश में इन्वेस्ट करना मुश्किल होता है, तो आप सोचिए कि अगर आपको बाहर की मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कौन से स्टॉक को लेना है, कौन से स्टॉक को नहीं लेना है, कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब बाहर निकलना है, तो किसी भी एक आम निवेशक के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ समय की बात है। अगर आप अपना मन बना चुके हैं कि आपको ऑलरेडी कुछ पैसा जो है इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और अगर आप प्योर उन फंड्स की बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, जो एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो करते हैं, कुछ समय के लिए आप इंतजार कर सकते हो, उतना पैसा आप रख सकते हो, क्योंकि इन एनी केस हम देख रहे हैं कि मार्केट वॉलेटाइल है। अगेन, जैसे हमने पहले बात की, हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली, बट जैसा मैंने कहा कि अगर वॉलेटिलिटी कुछ समय और चलने के चांसेस हैं जैसे, तब तक अगर कुछ क्लैरिटी आती है तो आप उसकी वेट कीजिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास दूसरे मौके हैं और आप में वो क्षमता नहीं है कि आप डिसाइड कर पाएं कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन सी मार्केट में जाना। जैसे आपने पहले बिल्कुल सही कहा कि खाली यूएस मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल मिलती है आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो मुझे लगता है अगर आपने मन बनाया है इन्वेस्ट करने का, कुछ समय वेट कीजिए, ये लिमिट बढ़ेगी और फिर से आपको मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल इंडिविजुअल लिमिट के हिसाब से आपके पास कोई रोक नहीं है, और भी कई जरिए हैं जहां पर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड के जरिए आप जाना हो तो थोड़ा सा इंतजार हालांकि करने की जरूरत होगी। अगला मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से हमने देखा है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया गया है, मेक इन इंडिया के तमाम प्रोजेक्ट्स के तहत, क्या वक्त आ गया है कि इंफ्रा फंड्स की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ना चाहिए। अर्जुन, हमेशा हम कहते हैं कि निवेशकों को सेक्टोरियल फंड से दूर रहना चाहिए, और जिस तरह के सेक्टर एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं, या तो आपको एक सेक्टर फंड्स के जरिए मिल जाएगा एक्सपोजर, या तो डाइवर्सिफाइड फंड के जरिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी एकदम बारीकी में ना जाते हुए कि किस तरह के निवेशकों को किस तरह के सेक्टर को शामिल करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए बजट के बाद खासतौर से कितना अच्छा मौका आपको लगता है? कविता, जैसे बजट में इस बार सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 7.5 लाख करोड़ का प्रायोजन किया है, जो 35% की बढ़ोतरी है पिछले साल के ऊपर। और बहुत बड़ा एक फोकस जो है वो गति शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर है, जहाँ पे जो हम ग्रोथ ड्राइवर, इकोनॉमी के ग्रोथ ड्राइवर के 7 बड़े जो है इंपॉर्टेंट मुद्दे बताए गए हैं: रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स। तो कहीं पे भी किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि भारत का जो विकास है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, या किसी भी देश का विकास है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अहम रोल प्ले करता है। यही चीज भारत के साथ भी है। और अगर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि फोकस अभी हुआ है, पिछले अगर हम 2-3 साल से देखते हैं तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। अगर हम देखते हैं जो रोड जिस तरह से डेवलप हो रही है तो हमको देखने को भी नजर आता है। इसी तरह अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में देखते हैं, 2021 में 80% तक की रिटर्न देखने को मिली है। अगर मैं जैसे कुछ 2-3 फंड्स के नाम लेता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, जैसे मैट्रिक फंड जो आपने बोला, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, आईसीआईसी प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इन फंड ने मतलब 80 से लेकर 60% तक की रिटर्न दी हुई है, जो बहुत अच्छी रिटर्न है। हाँ, आने वाले समय में फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। पर क्या ये फंड्स इसी रेट से परफॉर्म करेंगे, हमें उस वहम में थोड़ा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो ग्रोथ है पिछले साल में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की, किसी भी म्यूचुअल फंड की, उसके 2 रीजन रहे हैं। एक जो कोविड का फॉल रहा है जिसने बेस लो कर दिया है और गिरावट के बाद जो है चढ़ाव आया है उसका, और दूसरा रीजन जो ये है इसके लिए जो हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम जो बढ़ेगा। तो
फिर भी अगर मैं ओवरऑल बुके में बात करता हूं, मुझे लगता है किसी भी निवेशक का 10 से 15% एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए, क्योंकि वहां पे काफी विकास हमें देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, लेकिन एक सधे हुए पोर्टफोलियो की जब हम बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आपको अलग अलग तरह का इन्वॉल्वमेंट अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए हेमंत जी। अब भले ही अगर हम इंफ्रा फंड्स की पिछली परफॉर्मेंस को दरकिनार कर दें, आने वाला समय अगर अच्छा है, मौजूदा समय में किसी को अगर शामिल करना हो कोई फंड, तो आप कौन सा रेकमेंड करेंगे? तमाम तरह की स्क्रीन्स तमाम तरह के फंड्स हम स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं, जहां पे क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, आईडीएफसी इंफ्रा है, आईसीआईसीआई प्रू का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, कोटक इंफ्रा एंड इको रिफॉर्म है, कैनरा रेबेको का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिन्होंने बढ़िया रिटर्न दिए हैं पिछले 1 साल में और 3 साल में भी। लेकिन खासतौर से जो बूस्ट हमें बजट में आती हुई दिखाई दे रही है, नजरिया तो इन फंड्स में लंबा ही होना चाहिए, लेकिन अगर कोई थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट को गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहे तो कैसा रहेगा? कविता, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हमने अभी बात की कि पिछले 1-1.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्योंकि पिछले साल भी जो बजट आया था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का काफी बड़ा फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, वो कंटिन्यू किया, उसको बिल्ड ऑन किया गया इस साल में। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का एलोकेशन हुआ है कैपेक्स के ऊपर, उसका और सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए थीम अच्छा करेगा। और फर्क ये समझने की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि ये थीम है तो ये काफी ब्रॉड बेस्ड है अगर हम इसको किसी सेक्टर से कंपेयर करेंगे। लेकिन ये भी मत भूलें कि थीमेटिक फंड में भी परफॉर्मेंस जो है इरेटिक हो सकती है, और हमने देखा था अगर ये पिछले 1-1.5 साल छोड़ दें, उससे पहले 2-3 साल अगर हम परफॉर्मेंस देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हालांकि ये फोकस है, लेकिन हमें समझना चाहिए, जैसे हम कंपनी के बारे में भी बोलते हैं कि कंपनी की ग्रोथ एक तरफ है, आप किस प्राइस पे स्टॉक लेते हैं वो एक अलग चीज है, उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का रिटर्न मिलेगा। काफी सिग्निफिकेंट रिटर्न ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल आएंगे। पहली बात तो ये कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा सा मॉडरेट कीजिए। दूसरा, अगर आप एक आम निवेशक हैं तो मुझे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते कि आप किसी थीम को देख रहे हैं, किसी सेक्टर को देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए उसको रीबैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, आप समझते हैं कि थीमेटिक फंड्स में किस तरह के रिस्क हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए थीम में अच्छा पोटेंशियल है आगे जाके भी कुछ सालों तक। तो डेफिनेटली अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं तो कुछ पैसा आप लगाएं। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि जब भी आप किसी थीम में या किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो वो इतना इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न में कुछ इंपैक्ट ला सके। बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, बट एटलीस्ट 5-7% तो कम से कम आपके पोर्टफोलियो का होगा। लेकिन मैं उन्हीं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं जो एक्सपीरियंस है। जहां तक जैसा आपने कहा कि कौन से फंड्स मैं रिकमेंड करूंगा, तो 2 फंड्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिटर्न तो है ही। मुझे लगता है आईडीएफसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये 2 फंड जो है काफी अच्छे हैं। और इनकी अगर आप ओवरऑल एक्सपोजर देखें तो वो बेसिक मटेरियल इंडस्ट्रियल में करीब 56% है और यूटिलिटी में 12%। एक चीज मैं बता दूं कि नॉर्मली हम जब सेक्टर की बात करते हैं तो वो हमें पता चलता है कि कोई भी सेक्टर अच्छा कर रहा है तो जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड है वहां पे आपको एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसका एक्सपोजर जो है बहुत कम फंड में आपको मिलेगा, क्योंकि किसी भी फंड में आप इंडस्ट्रियल 50 या 60% नहीं देखेंगे, बट ऑफकोर्स उसके साथ अटेंडेंट रिस्क भी आपको समझने की जरूरत है। ऑलराइट, चलिए, इंफ्रा फंड्स को लेकर तमाम बारीकियां हमने आपको बताई है, साथ ही फंड के रिकमेंडेशंस भी जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दिए हैं। इन्हें आप तभी ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे जब आपके पास एक बेसिक पोर्टफोलियो तैयार हो और वो डाइवर्सिफाइड हो, और आगे चलकर अगर आपको अपनी लक्ष्यों के साथ किसी फंड को बांधना है तब जाके आप सेक्टर फंड्स की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने निवेश की शुरुआत आप इससे कतई नहीं करेंगे। चलिए, इसी बीच हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब, और जाने से पहले ब्रेक पर आपको बता दें कि अपने सवाल आप हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक वीडियो रिकॉर्ड करना है अपने सवाल का, और वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर। ये वो नंबर है जहां पर आपका वीडियो जो है हम तक पहुंच जाएगा। हम ये आपका वीडियो टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों से बात।